हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बेस में आप सभी का स्वागत है। इस बेस की श्रृंखला में आज हम पॉलिटी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें, आपका आगामी एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, ये व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। आपको मित्रों अनुच्छेद 18 के बारे में पता होगा। ये एक समान दर्जा देकर उपाधियों का अंत करता है और इसमें दो उपाधियां आप लिख सकते हो, एक शिक्षा की और एक सेना की। इसमें छूट है, बाकी सभी उपाधियों का ये अंत करता है। आर्टिकल 18 उसी के बारे में आपको पूछा है कि ये महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। आपको बताना है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपाधि उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है, इसमें देखो आप सही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें उपाधि दे रखा है और उपलब्ध भी दे रखा है। इसको ध्यान से पढ़ना आप। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, प्रथम दृष्टया तो आप देखोगे तो आपको दोनों ये कथन सत्य लगेंगे कि जो महाराजा जो वंशानुगत पद थे, जो उपनिवेश काल में जो उपाधियां दी रखी थी महाराजा की, राय बहादुर की, राय साहब की, उनका 18 अंत करता है। लेकिन इसमें क्या कह रखा है, ये व्यक्तियों को कह रखा है, ये व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। मित्रों व्यक्ति अपना सकते, जैसे आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो, जैसे महाराजा विक्रम, उनको कोई आपत्ति नहीं है इससे। इस हिसाब से हमारा कथन ए गलत हो गया। दो कह रहा है कि उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि को स्वीकार कर सकता है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपाधि और उपलब्धि दोनों स्वीकार कर सकता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, ना तो एक ना दो। अगला क्वेश्चन हमारा 1833 चार्टर एक्ट के संदर्भ में है, कौन से कथन सही है, आपको सही कोट पूछा है। पहला कह रहा कथन, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायक का संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। आपको बताना कथन सही है नहीं है, इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया या नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का गठन किया है। आपको बताना है कथन सही है या गलत। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। आपको बताना है जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इस संबंध में ये कथन आपको सही या गलत बताना है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये एक्ट आया, इसमें बंगाल गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, उसको नागरिक और सैन्य शक्ति दी, और साथ में जो मद्रास और जो बॉम्बे गवर्नर थे उनकी शक्तियाँ छीन ली गई, उनकी सभी शक्तियाँ इनको दे दी। इन्होंने जो कंपनी का जहाँ पे शासन था वहाँ पर प्रशासन का अधिकार पूरा का पूरा भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया, और व्यापारिक गतिविधि आपको पता ही है इस टाइम समाप्त कर दी, और ब्रिटिश शाह के अधीन ये पूरा प्रशासन भारत का आ गया था। इस हिसाब से हमारा पहला कथन सही हो गया। और अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा एक्ट के तहत, तो ये खुली प्रतियोगिता हुई वो 1854 में हुई थी। इस हिसाब से तीसरा कथन गलत हो गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और प्रशासनिक विभागों की अलग अलग किया था, जिसमें निर्देशन बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड की व्यवस्था की, वो आपको पता होगा। जो चार्टर एक्ट 1773 था उसमें ये व्यवस्था की गई। इस हिसाब से हमारा दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसका सही आंसर केवल और केवल एक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत समाहित है। तो मित्रों आपको बताना है जो अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से अधिकार समाहित है।
एक अनुच्छेद 21 एक विस्तारित अनुच्छेद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वाक्यों अपने वक्तव्य के माध्यम से इसका विस्तार किया और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के भाग है अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार। तो इसमें मित्रों पहला कथन कह रहा है विदेश यात्रा करने का अधिकार, आपको बताना है किसके तहत है कि नहीं। प्रतिष्ठा का अधिकार, ये भी बताना सही है गलत। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। तो मित्रों आपको बता देता हूँ इसका कथन डी सही है क्योंकि चारों ऑप्शन सही है। विदेशी यात्रा करने का अधिकार भी है और साथ में प्रतिष्ठा का भी अधिकार है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ये सभी विस्तार आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने समय समय पर जो प्रतिवेदन दिए उसके अनुसार इसका विस्तार किया। एक सुब्रमण्यम वाद था, उसमें प्रतिष्ठा की बात की गई थी। जो लमसा देवी विवाद था उसमें भी ये जो विदेशी यात्रा की बात की गई। सतीश शर्मा बात था उसमें विदेशी की बात की गई थी और जो फांसी की बात की गई ये लमसा देवी में की गई थी। इस हिसाब से हमारे ये कथन सभी सही हो गए। और जो मेनका गांधी वाला वाद था 1978 वाला, उसमें भी इसका काफी विस्तार किया। मित्रों अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों ये रीट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी की जाती है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा आपको। इसमें पहला कह रहा है केवल पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार पर्चा रीट की मांग कर सकता है। ये कह रहा है कि जो अधिकार पर्चा रीट है उसकी मांग जो किसी से पीड़ित व्यक्ति हुआ सिर्फ वही कर सकता कि मैं इस अधिकार से पीड़ित हुआ हूँ, वही पीड़ित होने वाला व्यक्ति कर सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कहता है किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध ब्रह्मा आदेश जो रीट है वो जारी नहीं की जा सकती है, दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कह रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण रीट है वो जारी की जा सकती है। आपको बताना ये कथन सही है गलत है। तो मित्रों पहले कथन के बारे में देख लेते हैं। कथन सही पूछा है, जो अधिकार पर्चा रीट है जिसके अधिकारों का हनन हुआ वो भी मांग कर सकता है, बट जो अन्य व्यक्ति है, निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति बोले उसको, वो भी इसके बारे में मांग कर सकता है कि किसी समुदाय किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ और सुप्रीम कोर्ट उस पर रेट जारी करे। इस हिसाब से हमारा पहला कथन गलत हो गया क्योंकि ये केवल पीड़ित व्यक्ति की बात कर, पीड़ित व्यक्ति नहीं है, अन्य व्यक्ति भी इसकी मांग कर रहा है। तो मित्रों ये परम आदेश है, परमादेश रीट होती है ना वो सिर्फ सरकारी व्यक्ति को, जो सरकारी व्यक्ति है उन्हीं के विरुद्ध की जा सकती है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकती। तो ये कथन हमारा सही हो गया। और जो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट की बात कर रहा है मित्रों, पहले मूल रूप से ये अधीनस्थों जो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है या हाई कोर्ट के अधीनस्थ है उनके संदर्भ में हुई थी, लेकिन बाद में अपने सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार किया 1991 में और इसको प्रशासनिक अधिकारियों के दायरे में भी लाया गया। इस हिसाब से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। आपको सत्य पूछा है तो 2 और 3 सही हो गए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी केवल 2 और 3। अगला हमारा कह रहा है यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को किस बहुमत से पारित होगा, आपको ये बताना है। कोई विधेयक किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो उस संदर्भ में कोई विधेयक पेश होता है तो उस विधेयक पर साधारण बहुमत होगा, विशेष बहुमत होगा, संसद के पूर्ण बहुमत से आपको बताना है, यह राज्य विधानमंडलों की सहमति होगी। तो मित्रों इस संदर्भ में आपको बता देता हूँ ये एक सिर्फ साधारण बहुमत होगा, बट इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा जरूरी है। विधानसभा की अगर सहमति के लिए राष्ट्रपति एक बार भेजता है इसको, लेकिन वो स्वस्थिति है वो अनिवार्य नहीं। अगर वो मना भी करते विधानसभा फिर भी राष्ट्रपति इसको पास करवा सकता है, राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं। और इसके संदर्भ में एक बात और बता देता हूँ आपको, ये संविधान संशोधन नहीं होगा। 368 के तहत संविधान संशोधन बिना नाम परिवर्तन किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा कथन संसद के साधारण बहुमत से कथन सी सही हो गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती है, आपको बताना है। पहला कह रहा है, भारत में दिए गए बयान संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों में मंत्री, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्था, विदेशी अभिदाय विनियमन एक्ट के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी इकाइयाँ। आपको बताना है लोकपाल के दायरे में कौन कौन सी आती है। मित्रों, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो संसद में बयान देते हैं, उसके तहत विशेष अधिकार के तहत मंत्री को संरक्षण है। इस हिसाब से ये हमारा कथन गलत हो गया। जैसे मंत्री आता है लेकिन जो संसद में बयान दिया उस संदर्भ में नहीं आता है, ये कथन गलत हो गया। और ये सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं, आपको ये लग रहा होगा कि जो सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होती है वो संस्थाओं लोकपाल के दायरे में नहीं। मित्रों, गलत है। सहायता प्राप्त न होकर वित्त पोषण वाली संस्थाएं होती है जो सरकार की तरफ से पैसे लेके चलती है। सहायता अलग होती है, वित्त पोषण अलग होती है। आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए पता कि सहायता क्या होती है और वित्त पोषण क्या होता है सरकार की तरफ से। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया। जो FCRA एक्ट के तहत जो दान प्राप्त करने वाली संस्थाएं जो 10 लाख से ज़्यादा दान प्राप्त करती है वही सिर्फ लोकपाल के दायरे में आती है, अन्यथा नहीं। इस हिसाब से हमारा ये भी कथन गलत हो गया। तीनों कथन गलत हो गए इसके, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही कोटि पूछा आपको तो सही कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। मित्रों, ये जो मूल कर्तव्य के संदर्भ में स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उस संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा है कि उस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसने कर भुगतान करने के कर्तव्य को मूल कर्तव्य की रूप में अनुशंसा की। आपको जो टैक्स पे के संदर्भ में जो दायित्व है वो मूल कर्तव्य के रूप में प्रतिपादित करने की अनुशंसा इसने की गई थी। इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना या दंड का सुझाव दिया था। जो मूल कर्तव्य के बारे में जुर्माना के बारे में इसने अनुशंसा की थी। आपको बताना है सही है दोनों कथन या गलत है। मित्रों, आपने बता देता हूँ, जिस स्वर्ण सिंह समिति के 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए अनुशंसा वाले, और जो बाकी ये अनुशंसाएं थी वो मूल कर्तव्य में नहीं ली, जिसमें ये टैक्स वाला भी था और दंड वाला भी, ताकि इसको अगर कर्तव्य लोग नहीं मानते तो उनको दंड दिया जाना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए। ये दोनों बात कही गई स्वर्ण सिंह समिति ने। आपने सही पूछा है, सही कथन दोनों है, अनुशंसाएं की थी। इस हिसाब से हमारा कथन सही हो गया सी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सही है, उपरोक्त में से सही पूछा। ये संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची है। आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। इसे कृषि सुधारों से संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया था। आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। इस अनुसूची के तहत सम्मिलित सभी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो 1951-52 में जब सरकार ने भूमि सुधार के बारे में इनिशिएटिव लिया, उस टाइम ये दिक्कत आ रही कि भूमि सुधार जो कानून बने उनका एक संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि एक पहले तो ये मूल अधिकार के तहत दे दिया गया था। इस हिसाब से इसकी बहस छिड़ गई थी। इसी संरक्षण के लिए, कानूनों के लिए सरकार ने एक ऐसी अनुसूची बनाई, जो 9वीं अनुसूची बनाई। इसमें एक प्रावधान किया गया कि इसमें जो संविधान डाले गए उसकी न्यायिक पुनर्लोकन नहीं हो सकता, कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन नहीं दे सकता है, इसको रद्द नहीं कर सकता है, ये बात कही गई थी। इसी हिसाब से जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 1951 में ये अनुसूची प्रतिस्थापित की गई संविधान में। तो ये पहला कथन इस हिसाब से सही होगा। संविधान लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची, आपको पता मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी और ये 9वीं फर्स्ट अनुसूची जोड़ी गई। इस हिसाब से कथन सही हो गया। दूसरा कथन भूमि सुधारों से संबंध में कह रहा है,
ये भी कथन सत्य हो गया। लेकिन एक तीसरा कथन है इसका, जब ये स्थापित की गई उस टाइम तो सही था, लेकिन जिस टाइम जो मूल ढांचे की अवधारणा दी है केशवानंद भारती के बाद में, उसके बाद इसको न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संविधान की मूल संरचना का भाग है। इस हिसाब से वो संविधान के किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकती है, इसको संरक्षण नहीं है। इस हिसाब से ये कथन गलत हो गया। और इसमें एक ये है कि जो 73 से पहले पहले संविधान संशोधन करके इसमें जो डाल दिए गए कानून, उनका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। जो 73 के बाद में डाले गए उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, उनको संरक्षण नहीं है। तो इस हिसाब से कथन सही पूछा है। 1 और 2 कथन सही हो गए, ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अगला कथन हमारा, मूल कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कृतियों के संदर्भ में कथन पूछा है। पहला कथन ये कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। आपको बताना है संविधान इन कृतियों के परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है। आपको दूसरा कथन बताना सही है या गलत है। अधिकारों का उपभोग कृतियों के पालन पर निर्भर करता है। आपको तीसरा कथन बताना है सही है गलत। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, पहला कथन सही है क्योंकि ये सोवियत संघ से भी लिए गए, और जो दूसरा कथन है ये भी सही है, संविधान में इसके बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया परिवर्तन लागू करने के लिए। तीसरा कथन एक शर्त नहीं है, अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है, ये जरूरी नहीं। ये तो आपको पता है, कॉमन सेंस होगा तो क्यों कर्तव्य तो बाद में जोड़ेंगे, अधिकारियों का उपभोग तो पहले भी किया जा रहा था। इस हिसाब से ये ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन कथन गलत हो गया। इसमें 1 और 2 सही पूछा है तो कथन सी सही हो गया, केवल 1 और 2। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही सुर्खियों में रहने वाले डूमसडे ग्लेशियर्स और थ्वा-इट्स ग्लेशियर जो सरसा में रहे उनके बारे में आपको बताना है। ये कहाँ पर अवस्थित है? आल्प्स, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिमालय। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये ग्लेशियर तीव्र गति से पिघल रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस हिसाब से ये सरसा में रहा, तो इसका सही आंसर अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका सबसे बड़े ग्लेशियर हैं जो एक तीव्र गति से रेगुलर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस हिसाब से इसका कथन सी सही हो गया। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको पूछा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है। आपको ये कह रहा है कि ये किसी निर्दिष्ट भाग, एक निश्चित भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति की केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है। आपको बताना, राष्ट्रपति की सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है कि उद्घोषणा। तो मित्रों पहले मूल रूप से यही था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन सम्मिलित संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया और मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति कर सकता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया, इसको किसी निश्चित भाग या निर्दिष्ट भाग में सीमित किया जा सकता है। इस हिसाब से हमारा कथन पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो इसका सही आंसर केवल और केवल 1 हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन मित्रों, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको वित्त आयोग के बारे में पूछा है, कौन से कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है, भारत का संविधान वित्त आयोग की संरचना का उपबंध करता है। तो मित्रों आपको पता होगा 280 वित्त आयोग के गठन और संरचना की बात करता है। इस हिसाब से हमारा पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आपको कथन बताना है कि सही है या गलत। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो सकते। इस हिसाब से
कोई भी वो विशिष्ट विशेषज्ञ रखने वाला है, न्यायिक हो, प्रशासनिक हो, विधायक हो, वो इसका सदस्य या अध्यक्ष हो सकता है। इसमें एक बार हुए भी है, उसका सही नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ये कथन सत्य है। जो इसकी जो अनुशंसा है वो आपको पता होगा, बाध्यकारी न होकर केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। इस हिसाब से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। कथन तीनों सत्य हो गए इसके, ए, 2, 3, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ओसीआई जो कार्ड धारक हैं उनके संदर्भ में भारत के समुद्र पारी भारतीय नागरिक के कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा, ओसीआई कार्ड भारत में दीर्घ अवधि वीजा मुक्त यात्रा और प्रवास प्रदान करते हैं। ये कह रहा है कि जो ओसीआई कार्ड धारक है वो वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए रुक भी सकते हैं। ये कथन सही है या गलत है, आपको बताना। दूसरा कथन ये कह रहा है, ओसीआई कार्ड धारक होते हैं अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, जेईई में उपस्थित होने के लिए पात्र है। तो आपको मित्रों पता होगा जो ओसीआई कार्ड धारक हैं वो इनके पात्र हैं उपस्थित कहीं एग्जाम, जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कथन हमारा इस हिसाब से दो सही हो गया। तीसरा कथन कह रहा है, ओसीआई कार्ड धारकों को 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार अपने पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जो ये कह रहा है कि ये कार्ड जो रिन्यू होता है वो 20 साल में एक बार करने की आवश्यकता होती है। मित्रों आपको पता है ये कथन भी सही है, सरकार ने इस बारे में बहुत ढील दी है, सरलता करने के लिए इसको 20 साल तक बढ़ाया गया है। इस हिसाब से ये कथन अपना सही हो गया और उसके यात्रा भी कर सकते हैं, प्रवास भी कर सकते हैं। इस हिसाब से कथन एक भी सही हो गया। तो इसका सही कथन 1, 2, 3 ऑप्शन सी होगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर को स्पर्श नहीं करती। आपको बताना जो काला सागर है उससे स्पर्श नहीं करती है। बाकी 3 ऑप्शन है वो काला सागर से टच कर रखे हैं और 2 नहीं है। तो आपको बता देता हूँ, जो आर्मेनिया है वो काला सागर से टच नहीं करता है। अब देखिए जो आर्मेनिया है ये यहाँ पे लोकेट हो रहा है, इस हिसाब से ये देखो टच नहीं कर रहा है। इस हिसाब से हमारा ये कथन गलत हो गया, सही हो गया, सॉरी, आर्मेनिया है वो टच नहीं कर रहा है काला सागर से। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला रिटेल डायरेक्ट, आपको बताना है जो शब्द सुर्खियों में रहा वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है, खुदरा निवेशकों को सीधे आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की, खुदरा विक्रेताओं को सीधे किसानों से कृषि उपज खरीदने की, खुदरा विक्रेताओं को सीधे कंपनियों से कोविड टीके खरीदने की, स्टार्टअप को सीधे मुद्रा बैंक से धन उधार लेने की। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये उस संदर्भ में संदर्भित है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसमें जो खुदरा निवेशक है वो सीधे निवेश कर सकते, पहले नहीं कर सकते थे। आरबीआई ने अभी नई गाइडलाइन जारी करके खुदरा निवेशकों को भी ये मौका दिया है कि वो सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा इसका सही कथन ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक राज्य में अधिरोपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिरोपित होता है उस समय जो उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं उन प्रभाव के बारे में पूछा। राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है, आपको बताना है सही है या गलत। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण करता है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें कानून बनाने की शक्ति संसद को होती है, संसद बनाती है उस पर कानून। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। वो जो कार्यपालिका तो वहाँ की बर्खास्त हो जाती है, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन देखने की शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ का राज्यपाल करता है। आपने देखा ही होगा जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, उस संदर्भ में आप इसको उदाहरण ले सकते हो। इस हिसाब से हमारा कथन ये सही हो गया और दूसरा गलत हो गया कि दूसरा ये कह रहा है राष्ट्रपति राज्य हेतु विधि निर्माण करता है, राष्ट्रपति ना करके संसद करती है।
तो इसका कथन केवल और केवल एक सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में है। जो 263 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है उनके बारे में पूछा है। सॉरी मित्रों, उनको आधार रख के किया जाता है, बट इसका गठन उस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जाता। वो अनुच्छेद राज्य और संघ के मध्य समन्वय बैठाने के लिए उसके आधार पर जो राज्य पुनर्गठन एक्ट है 1956 वाला, उसके तहत इसका गठन किया जाता है, न कि 263 के तहत। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको सही कथन बताना है। क्षेत्रीय परिषद है संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय है, आपको बताना है। तो मैंने इसका आंसर बता ही दिया आपको, राज्य पुनर्गठन एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना की गई। इसका हिसाब से ये वैधानिक निकाय हो गया, तो कथन हमारा ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है, आपको बताना है पृथक है या नहीं है। तो मित्रों दूसरा कथन गलत है, क्योंकि पृथक नहीं है। जो संघ राज्य क्षेत्र है जैसे दिल्ली है, जो चंडीगढ़ है, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, उसी का ही भाग है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम और एक मध्य। और उत्तर में जो उत्तर पूर्व है उनके लिए अलग से है, राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत नहीं है। जो पूर्वोत्तर एक्ट है उनके तहत एक क्षेत्रीय परिषद अलग गठन कर रखा है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया, इसका कथन केवल एक और सही हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है प्रस्तावना के संदर्भ में। इसी श्रृंखला का हमारा इसी टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही है, और आपको बताना है प्रस्तावना के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा वो बताना है आपको। पहला कह रहा है बेरोजगारी यूनियन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है। जो प्रावधान है संविधान में उनकी व्याख्या करने के लिए एक स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं, आपको बताना बेरोजगारी में कहा या नहीं कहा। LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, आपको ये बताना कथन सही है या नहीं है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन पूछा है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी मामले में ये भी कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है, बट साथ में ये भी कहा कि जो संविधान के प्रावधान है उनकी व्याख्या का स्रोत ये है, ये कथन सही का। और साथ में ये भी कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है। और जो केशवनंद भारती मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का भाग है। इस हिसाब से तो LIC मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुनः एक याचिका दायर की गई थी 1995 में, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि ये संविधान का भाग है। इस हिसाब से ध्यान रखना। अब बेरोजगारी में तो संविधान का भाग नहीं है ये कहा गया था, LIC में भाग है कहा गया, और केशवनंद भारती के मामले में भी कहा गया कि इस संविधान का भाग है। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन भी सही हो गया, पहला कथन भी सही हो गया। भाग का नहीं कहा, लेकिन स्रोत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरोजगारी के मामले में। इस हिसाब से हमारा कथन सी हो गया, 1 और 2। इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।